गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब एकदम मज़े में होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे 5th और 6th ऑफ फरवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो हमेशा की तरह सबसे पहले आज के करंट अफेयर्स देखेंगे, उसके बाद फिर हम अपना नवंबर मंथ का रिवीजन सेशन करेंगे और एट लास्ट क्विज वाला सेशन रहेगा जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनका जवाब आपको कॉमेंट्स में लिखना होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, as per the latest All India survey on higher education, what is the trend of total enrollment in higher education in 2019 to 2020 compared to the previous survey? ये एक रिपोर्ट है जो रिलीज़ होती है हर साल और इस रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताना है कि हायर एजुकेशन में जो एनरोलमेंट रेट है उसका ट्रेंड क्या है, मतलब वो बढ़ा है, घटा है या फिर उतना ही है अगर हम पिछले सर्वे से कंपेयर करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इस सर्वे को रिलीज़ करती है और इसको ये कंडक्ट कर रही है सिंस 2011। ठीक है, इसमें बेसिकली ये बताती है अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक स्टूडेंट का एनरोलमेंट कितना रहा, फिर टीचर्स का डेटा कैसा रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन रहती है, साथ ही कुछ फिनेंशियल इन्फॉर्मेशंस भी रहती हैं। ठीक है, तो डिफरेंट तरह के डेटा इसमें दिए जाते हैं। तो बेसिकली जो टोटल एनरोलमेंट था हायर एजुकेशन में वो इंक्रीज़ हुआ है to nearly 4.14 crore in 2022-21। ठीक है, और ये वैल्यू अगर हम पिछले साल कंपेयर करें तो थी 3.85 करोड़ 2019 से 20 में। ठीक है, वहीं अगर हम फीमेल एनरोलमेंट की बात करें तो फीमेल एनरोलमेंट भी इंक्रीज़ हुआ है और अब ये वैल्यू हो चुकी है 2.01 करोड़ और जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो भी इंक्रीज़ हुआ है टू 27.3। ठीक है, पहले कितना था 2019 से 20 में 25.6। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हर चीज़ ये कह रही है कि जो टोटल एनरोलमेंट रेट है वो इस साल इंक्रीज़ हुआ है। फाइन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीज्ड। अच्छा, ये सब जो डेटा है ये सब सिर्फ समझाने के लिए है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, तो इस डेटा के पीछे आप मत पड़िएगा। ठीक है, बस सिंपली आपको याद रखना है कि ये रिपोर्ट रिलीज़ कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और ट्रेंड की बात करें तो इस साल ये रेट इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per the recent RBI study, which state received the highest GST compensation from the center? तो रिसेंट RBI की स्टडी के मुताबिक कौन सा स्टेट है जिसको सबसे ज़्यादा GST कंपनसेशन मिला है सेंटर की तरफ से? तो ये स्टडी करी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और इसमें इन्होंने टॉप 3 स्टेट्स कौन से बताए जिनको सबसे ज़्यादा GST कंपनसेशन दिया गया। तो ये थे महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात। ठीक है, और ये कब की बात कर रहे हैं हम? ड्यूरिंग द 5-year ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम जुलाई 2017 अप टू जून 2022। ठीक है, और इसके बाद तमिलनाडु जो है चौथा हाईएस्ट कंपनसेशन रिसीविंग स्टेट रहा और इसके बाद तमिलनाडु को फॉलो किया पंजाब ने। ठीक है, नियरली 10 स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे एक्सपेक्टेड 14% का GST ग्रोथ भी नहीं था। तो बस सिंपली याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा कंपनसेशन किसको दिया गया है बाय सेंटर GST कंपनसेशन के तौर पे, ये है महाराष्ट्र स्टेट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज द हेड ऑफ द कमीशन फॉर द सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBCs? तो अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो हम सुनते हैं कि सब कैटेगराइजेशन की बात हो रही है, इसके लिए एक कमीशन बैठाया गया था और आपको बताना है कि इसके हेड कौन है। ये हैं जस्टिस जी रोहिणी। ठीक है, ये इन्होंने लीड किया था इस कमीशन को जिसमें बात हुई थी कि रिव्यू किया जाएगा जो OBC में सब कैटेगराइजेशन की बात हो रही है उसको, और अब इसको एक और एक्सटेंशन दे दिया गया है इसके टेन्योर का बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये अनाउंस किया हाल ही में हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में। तो ये इस कमीशन के टेन्योर का 14th एक्सटेंशन है और इस कमीशन को फॉर्म किया गया था अक्टूबर मंथ में 2017 के। फाइन, तो बस याद रखिएगा कि इस पर्टिकुलर कमीशन की हेड कौन है, ये है जस्टिस जी रोहिणी। लेकिन इसके अलावा एक डेटा हाल ही में रिलीज़ किया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने अपनी लेटेस्ट 20 पॉइंट प्रोग्राम प्रोग्रेस रिपोर्ट में। ठीक है, और इसमें इन्होंने बताया कि सिर्फ 9,753 किलोमीटर की रोड ऐसी है जो कि कंस्ट्रक्ट की गई है अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इन द फर्स्ट 6 months ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। ठीक है, और जो प्रोग्राम का परफॉर्मेंस है वो पुअर माना जाता है कब? अगर जो टारगेट है वो 80% से भी कम अचीव है तो। और ये पुअर टैगलाइन कौन देता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है,
तो इन केस अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो 20 पॉइंट प्रोग्राम प्रोग्रेस रिपोर्ट को रिलीज करती है, तो ये है NSO। ठीक है, नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री इज द टॉप बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम MSME सेलर्स इन 2022। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने सबसे ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे हैं MSME सेलर से 2022 में? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इन्होंने सबसे ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज लिए हैं फ्रॉम MSME सेलर्स इन द कैलेंडर ईयर 2022, और ये अनाउंस किया है गवर्नमेंट के पब्लिक प्रोक्योरमेंट ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस ने, दैट इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने। तो मिनिस्ट्री ने बेसिकली परचेज किए हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वर्थ 16,747 करोड़ रुपीज़ इन 2022 फ्रॉम द पोर्टल। ठीक है, इसी के साथ ये टॉप बायर रहा गुड्स एंड सर्विसेज का फ्रॉम MSME। देखिए, इसके अलावा G20 से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडिया के जो G20 शेरपा हैं मिस्टर अमिताभ कांत, इन्होंने हाल ही में इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला मॉडल G20 समिट, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप ने। ठीक है, और ये 2 दिन का मॉडल G20 समिट था, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया गया नियर मुंबई, ताकि जो G20 का आइडिया है वो यूथ के अंदर इनकलकेट किया जा सके। ठीक है, तो इन केस अगर आपसे कोई पूछे कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, इसने इंडिया का पहला मॉडल G20 समिट कौन से स्टेट में होस्ट किया, तो ये स्टेट है महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड द लाडली बहिना स्कीम। तो लाडली बहिना स्कीम हाल ही में कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च करी है? ये लॉन्च करी है मध्य प्रदेश ने। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने लाडली बहिना स्कीम को इनॉग्रेट किया, और इसके अंदर में 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से वुमेन को प्रोवाइड किया जाएगा जो कि फिनेंशियली पुअर बैकग्राउंड से आती हैं। ठीक है, और टोटल 60,000 करोड़ रुपीज़ स्पेंड किए जाएंगे इस स्कीम के पीछे अगले 5 सालों में। और जो लाडली बहना स्कीम है, इसके थ्रू डेफिनेटली जो पुअर वुमेन है उनको फ़ायदा पहुंचेगा, जो कि लोअर और मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं, और ये जो है लाडली लक्ष्मी स्कीम की तरह ही है। ठीक है, और लाडली लक्ष्मी स्कीम की बात करें तो इसको मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया था 2007 में। इसका एम क्या था? जो गर्ल चाइल्ड का बर्थ है उसको लेके जो एक नेगेटिविटी है सोसाइटी में, उसको बेसिकली इंप्रूव करना। ठीक है, साथ ही मध्य प्रदेश में ताकि जो सेक्स रेशियो है वो भी बेटर हो सके, यही सब रीजन थे लाडली लक्ष्मी स्कीम के पीछे। फाइन, नेक्स्ट है उद्यान उत्सव 2023 इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। उद्यान उत्सव कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में जो ओपनिंग है राष्ट्रपति भवन के गार्डन्स की इन उद्यान उत्सव, उसको ग्रेस किया। ठीक है, और इस इवेंट में होता क्या है, जो राष्ट्रपति भवन के गार्डन्स हैं उनको जनरल पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है एक बार पूरे साल में, और जो आइकॉनिक मुगल गार्डन्स हैं एट द राष्ट्रपति भवन, उनका नाम पलट के अमृत उद्यान रख दिया गया था टू कमेमोरेट इंडियाज 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो बस याद रखिएगा, इसको हर साल हम कहाँ पे मनाते हैं? नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है 2 इंडियन एयरफोर्स फाइटर प्लेन्स क्रैश्ड रिसेंटली इन पहाड़गढ़ एरिया ऑफ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। 2 इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स हाल ही में पहाड़गढ़ एरिया में क्रैश हुए थे। आपको बताना है कि ये कौन से स्टेट में लाई करता है। ये जगह है मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे 2 इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट हाल ही में क्रैश हो गए थे, जिनका नाम था, फर्स्ट था इसमें सुखोई 30 और सेकेंड था माइरेज 2000। ठीक है, और फिर इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने इंक्वायरी डिमांड की है ताकि जो फाइटर प्लेन्स हैं उनके एक्सीडेंट का रीज़न पता चल सके, और इनको जो है ग्वालियर से टेक ऑफ करवाया गया था, और ये जो है रूटीन ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग मिशन पे थे। ठीक है, तो बस याद रखिएगा ये कहाँ पे क्रैश हुए थे? पहाड़गढ़ एरिया में, और ये कहाँ पे लाई करता है? मध्य प्रदेश में। फाइन, नेक्स्ट है नेशनल एंटी लेप्रेसी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन विच मंथ। आपको बताना है कि नेशनल एंटी लेप्रेसी डे हर साल हम कब ऑब्जर्व करते हैं। एक्चुअली जो वर्ल्ड लेप्रेसी डे है, इसको हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द लास्ट संडे ऑफ जनवरी मंथ। ठीक है, और इंडिया में जो नेशनल एंटी लेप्रेसी डे है, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 30th ऑफ जनवरी को, और यही वो दिन है जब हम डेथ एनिवर्सरी भी ऑब्जर्व करते हैं महात्मा गांधी जी की। ठीक है, लेप्रेसी की बात करें तो ये एक निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है
जो कि लगभग 120 कंट्रीज़ में फैली हुई है और हर साल इसके 2 लाख नए केसेस रजिस्टर होते हैं। और इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर ने रिलीज़ किया नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान एंड रोड मैप फॉर लेप्रेसी 2023 से लेके 27 तक के लिए। साथ ही इन्होंने नेशनल गाइडलाइंस जारी करी हैं फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलांस इन लेप्रेसी अलॉन्ग विथ लॉन्च ऑफ निकुष्ट 2.0 पोर्टल। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं जनवरी मंथ में, और नेशनल और वर्ल्ड अलग अलग दिन सेलिब्रेट होता है। नेशनल वाला हम 30 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं और जो वर्ल्ड लेप्रेसी डे है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं लास्ट संडे ऑफ जनवरी मंथ को। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी अनाउंस्ड टू इंट्रोड्यूस 1500 ई स्कूटर्स एट 250 लोकेशंस इन द नेक्स्ट 1 ईयर। कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने डिसाइड किया है कि वो 1500 ई स्कूटर को इंट्रोड्यूस करेंगे टोटल 250 लोकेशंस पे अगले 1 साल के अंदर अंदर। ये है दिल्ली गवर्नमेंट और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। इन्होंने डिसाइड किया है कि ये ई स्कूटर सर्विसेज को इंस्टॉल करेंगे सिटी में ताकि जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी इश्यूज़ हैं उनको टैकल किया जा सके। और अगले साल तक टोटल 1500 ई स्कूटर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे इन 250 लोकेशंस पे। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर के हिसाब से एक पायलट प्रोजेक्ट भी रन कराया जाएगा फ्रॉम द्वारका, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेट्रो स्टेशंस और बस स्टॉप वगैरह हैं, राइट। और ये जो स्कूटर्स हैं इनके फीचर्स क्या होंगे, ये सेल्फ ड्रिवन होंगे, साथ ही यूजर्स इनको रेंट पे भी उठा सकते हैं बाय यूजिंग एन इंटीग्रेटेड बस एंड मेट्रो कार्ड। फाइन, इसके अलावा यूजर्स इसको रेंट पे भी ले सकते हैं बाय यूजिंग एन इंटीग्रेटेड बस एंड मेट्रो कार्ड। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव किसका है, नई दिल्ली गवर्नमेंट का। नेक्स्ट इज विच कंपनी हैज स्टार्टेड एक्सपोर्ट्स ऑफ एविएशन गैसोलीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। कौन सी कंपनी है जिसने हाल ही में एविएशन गैसोलीन को पहली बार इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया है। ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और जो एविएशन गैसोलीन होता है इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है टू ऑपरेट अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, साथ ही कुछ स्मॉल प्लेन्स में भी ये यूज़ होता है। ठीक है, और पहली बार इंडिया में ऐसा हो रहा है कि इंडिया इस फ्यूल को एक्सपोर्ट कर रहा है कंट्री के बाहर। तो जो पहला कंसाइनमेंट था 80 बैरल्स का, वो हाल ही में शिप हो चुका है फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। कौन सी कंट्री को, टू द कंट्री पापुआ न्यू गिनिया। ठीक है, तो याद रखिएगा किसने इसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया है, तो ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है विच स्पोर्ट्स पर्सन इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द माइनिंग PSU NMDC। इसमें से NMDC की कौन हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं। ये है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन। इनको जो है चूज़ किया है NMDC ने एज अपना ब्रांड एम्बेसडर। और NMDC की बात करें तो ये नेशनल माइनर और इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का। और निखत जरीन जो है ये गोल्ड मेडल विनर हैं इन द बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स, और तभी ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा NMDC ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त किया है, ये है निखत जरीन। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निखत जरीन कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं, तो ये एक बॉक्सर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हु इज़ द विनर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 वुमेन सिंगल्स टाइटल। इसकी विनर कौन है, ये है अराइना साबालेंका, और कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये बेलारूस से हैं। ठीक है, और इन्होंने किसको हरा के ये टाइटल जीता है, इन्होंने हराया था एलेना राइबेकिना को, जो कि कजाकिस्तान कंट्री से बिलोंग करती हैं। इसी के साथ अराइना की ये 11वीं जीत है, साथ ही इन्होंने 2 टाइटल्स जीते थे पिछले साल। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस स्लाइड से। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो किसने जीता, अराइना ने। किसको हरा के, एलेना को। कौन सी कंट्री से अराइना है, ये बेलारूस से हैं, और एलेना कौन सी कंट्री से हैं, तो ये कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। फाइन, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है, और अब हम चलते हैं नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स रिवीजन सेशन की तरफ। ये जो है पार्ट 7 रहेगा इस सीरीज़ में, और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से लेके क्वेश्चन नंबर 105 तक। चलिए शुरू करते हैं। विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द सेकेंड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग। इसको होस्ट किया था इंडिया ने, और किसकी चेयरमैनशिप में, तो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, आपको कमेंट्स में मेंशन करना है कि बिम्स्टेक में कितनी कंट्रीज आती हैं और कौन कौन सी हैं। एज पर द अमेंडमेंट इन आधार रूल्स
सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी अपडेटेड वंस इन हाउ मेनी ईयर्स। तो आधार रूल के नए अमेंडमेंट के मुताबिक जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपडेट करना होगा एटलीस्ट वंस बाय द आधार होल्डर्स, अगर वो 10 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो फ्रॉम एनरोलमेंट डेट। ठीक है, तो 10 साल के अंदर अंदर उसको रिन्यू कराने की ज़रूरत है। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे इज़ ऑब्जर्व टू कमोमरेट द विजिट ऑफ विच लीडर टू ऑल इंडिया रेडियो। सबसे पहले पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? इसको हम 12 नवंबर को हर साल मनाते हैं। और इसी दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये इकलौती विजिट है महात्मा गांधी जी की टू द ऑल इंडिया रेडियो, और इन्होंने इसको विजिट किया था 1947 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तूफान एंड तूफानी विच वर रिलीज रिसेंटली आर द मैस्कट्स ऑफ विच गेम और इनिशिएटिव। ये जो है मैस्कट रखा गया है फिट इंडिया स्कूल वीक इनिशिएटिव का। ठीक है, और ये जो है चौथा एडिशन था इस पर्टिकुलर इवेंट का, जिसको कि हमने नवंबर मंथ में सेलिब्रेट किया था। BSNL हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फॉर अ डील विद विच कंपनी टू लॉन्च 4G सर्विसेज इन इंडिया। तो BSNL ने TCS के साथ पार्टनरशिप करी थी नवंबर में, और अब ये 4G सर्विसेज को इंडिया में लॉन्च करेंगे। फाइन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल एजुकेशन डे 2022। तो नेशनल एजुकेशन डे हम मनाते हैं 11 नवंबर को हर साल, और इसी दिन क्यों? क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की। ठीक है, थीम क्या थी इस साल के लिए? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ठीक है, विच यूनियन मिनिस्ट्री नोटिफाइड द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। ये नोटिफाई किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। और ये जो नए रूल्स हैं ये 1 अप्रैल 2023 से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022। ये रिपोर्ट जारी करी थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इसमें इन्होंने डिफरेंट तरह की बातें बताई थी। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने बताया कि लगभग 16 बिलियन डोसेज सप्लाई किए गए 2021 में, जिनकी लागत थी $141 बिलियन। तो रिपोर्ट के अंदर क्या है ये कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस सिंपली याद रखिएगा कि रिपोर्ट किसने रिलीज की? WHO ने। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल। इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। हमारे मिनिस्टर कौन है पावर के? मिस्टर RK सिंह, और ये हमारे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के भी मिनिस्टर हैं। इसका एम है अफोर्डेबल, सस्टेनेबल एंड ग्रीन एनर्जी इंश्योर करना सभी के लिए। साथ ही कुछ ग्रीन इनिशिएटिव थे जो हमें कंटिन्यू करने थे, इसके अंदर ये बताया गया था। लोवलिना बोर्गोहेन एंड सवती बुरा हु वर सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली प्लेस विच स्पोर्ट। तो ये एसोसिएटेड हैं बॉक्सिंग से। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया जो है इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहा था आफ्टर द मीटिंग ऑफ इंटरपोल एंड यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म कमिटी। फाइन। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट। इंडिया का जो पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है उसका नाम है विक्रम S। ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया है ऑन अ सब ऑर्बिटल मिशन विथ टोटल 3 पेलोड्स। किसने डेवलप किया है? तो इसको डेवलप किया है एक हैदराबाद बेस्ड स्पेस स्टार्टअप ने, जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। फाइन। तो इसी के साथ स्काई रूट एरोस्पेस ऐसी पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने रॉकेट को डेवलप किया है। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड ONGC's यू फील्ड ऑन शोर फैसिलिटीज इन विच इंडियन स्टेट। तो प्राइम मिनिस्टर ने ONGC की यू फील्ड ऑन शोर फैसिलिटी को हाल ही में आंध्र प्रदेश में इनॉग्रेट किया था। तशीगंग वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग बूथ इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये लाई करता है हिमाचल प्रदेश में, और हाल ही में ये किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि जो वोटर टर्नआउट था यहाँ पे वो था 98.08% का। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड न्यूमोनिया डे 2022। इसको हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 12 नवंबर को। किस लिए? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डिजीज न्यूमोनिया, और थीम रखी गई इस साल के लिए चैंपियनिंग द फाइट टू स्टॉप निमोनिया। ठीक है, तो इसी के साथ हमने अगले 15 क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया है, और कल हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से क्वेश्चन नंबर 106 से लेके क्वेश्चन नंबर 120 तक। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे लोग कमेंट्स में बार बार मेंशन करते हैं कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस भी देने चाहिए,
लेकिन प्लीज़ आप उसको समझने की कोशिश करिए, इस तरह वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी और ऑप्शंस को थोड़ा सा रिव्यू करने में, उनको समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसको हम इसीलिए वन लाइनर फॉर्मेट में कर रहे हैं ताकि क्विकली बस क्वेश्चन आंसर करके आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस तरह मत बोला करिए कि आपका कमेंट पढ़ा नहीं जाता है या उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हम लोग सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और उसके बाद जो बेटर लगता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बेहतरी के लिए ही रखा गया है। वीडियो की लेंथ अगर लंबी होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर भी अगर आप इंसिस्ट करेंगे बहुत ज़्यादा तो फिर हम देखते हैं, उसको हम कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करने की। चलिए आपकी क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं विल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.